हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयाग स्टडी। मैं हूं आपका ट्यूटर आशीष श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत है प्रयाग स्टडी पे। आज हम लोग क्लास 9 के हिस्ट्री के चैप्टर सेकंड के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। मे भी क्लास 9 में हिस्ट्री में थोड़ा सा टफ है, लेकिन ठीक है, इजी है। मैं बहुत इजी वे में आपको समझाऊंगा, चीज़ें बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्लासेस को एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सबको ये चैप्टर आसानी से और आसानी से क्या हो सके, समझ में आ सके। ओके, तो जल्दी से ज्वाइन करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। जल्दी से आ जाइए। जैसा कि चैप्टर का नाम है द सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। यूरोप में समाजवाद कैसे आया, ठीक है, कारण क्या थे, और उस समाजवाद ने कैसे रशियन रेवोल्यूशन को क्या किया, बढ़ावा दिया। इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, वही पढ़ेंगे। वन शॉट नहीं करेंगे, 2-3 वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे, इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। एक बार में आपको चीजें पूरी समझ में नहीं आएंगी, तो छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे। ठीक है, आज इसका पार्ट फर्स्ट है। तो आज मोस्टली हम लोग इसमें 2 टॉपिक्स देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से 2 टॉपिक्स होंगे वो? एक तो हम लोग देखेंगे द एज ऑफ सोशल चेंजेस, जो यूरोप में लगातार जो सोशल चेंजेस हो रहे थे उनके बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके साथ साथ हम बोलेंगे, पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन सोशल चेंजेस में। फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट रहा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही ये सारी चीजें क्या हो रही है, पूरे यूरोप में शुरुआत, पूरे यूरोप में इन सारी चीजों की शुरुआत होगी। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड द सोशल चेंज यूरोप में कैसे कैसे हुए, जिसने आगे चलकर समाजवाद जैसी विचारधाराओं को क्या किया, जन्म दिया। समाज जैसी विचारधाराओं को क्या दी, श्रेय दिया कि वो आए समाज में। ठीक है, आइए इन सारी चीजों की हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है द एज ऑफ सोशल चेंजेस। देखिएगा, यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले यूरोप में लोगों का ऐसा कोई आइडिया ही नहीं था कि समाज में कोई परिवर्तन आ सकता है। लोगों का मानना था कि जैसे सोसाइटी है वैसे ही चलती रहेगी। लेकिन अब तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लोगों के अंदर एक होप जगा दिया, एक आशा जगा दी कि नहीं, समाज में भी बदलाव किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। आपको पता होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस में मोनार्की थी, और फाइनली फ्रेंच रेवोल्यूशन ने मोनार्की को क्या किया, एबॉलिश किया, नेशनल असेंबली बनाई, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश किया। तो पहली बार अगर आप फ्रांस की सोसाइटी को आप देखेंगे, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो आपने देखा होगा कि फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी, कई पार्ट्स में डिवाइड थी, नोबल, क्लर्जीज एंड थर्ड स्टेट्स। और जितने भी रॉयल्टी वाली चीजें थी, जितने भी पावर्स थी, सब किसके पास थी, नोबल्स एंड क्लर्जीज के पास थी। सारा मजा कौन ले रहे थे, नोबल्स एंड क्लर्जीज ले रहे थे। सारे टैक्सेस कौन पे कर रहे थे, सारे टैक्सेस पे कर रहे थे थर्ड स्टेट के लोग, उनके पास कोई राइट्स नहीं थे। और आगे चल के यही फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या बना, हमारा एक कारण बना, एक कारण बना। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो भी चीजें, जो भी आइडियाज आए, उसने पूरे यूरोप में क्या किया, इंपैक्ट डाला। उन्हीं सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ना है। तो द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द सोसाइटी। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ऐसा रेवोल्यूशन बना जिसने एक होप दिया लोगों को कि नहीं, समाज में भी क्या किए जा सकते हैं, बदलाव लाए जा सकते हैं, मोनार्की को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ठीक है, और इसी के साथ देखेंगे जैसे जैसे समाज में बदलाव होने की बात होने लगी, समाज में एक होप जग गया कि नहीं, समाज में क्या होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। समाज में बदलाव को मानने वाले, कि समाज में कैसा बदलाव हो, इसको मानने वाले लोगों का क्या बनने लगा, ग्रुप बनने लगा। कुछ लोग ऐसे थे जो मानते थे कि समाज में कोई परिवर्तन ना हो, जैसा चेंजेस है, जो चल रहा है सब कुछ वैसा चलता रहे। वैसे लोगों को हम लोग बोलते थे कंजर्वेटिव। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो कहते थे कि नहीं, समाज में जैसे चेंजेस हुए हैं फ्रांस में, वैसे ही चेंजेस पूरे यूरोप में होने चाहिए। तो कुछ लोगों का ऐसा ग्रुप था जो चाहता था कि नहीं, सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए। उनमें कुछ ग्रुप था, एक ग्रुप को हम लोग बोलते हैं लिबरल्स और एक को हम लोग बोलते हैं रेडिकल्स। तो उन सब के बारे में हम लोग को थोड़ा बहुत जानना है कि सोसाइटी कैसे डिवाइड हो गई आफ्टर द। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या इंपैक्ट पड़ा पूरे यूरोप में, आइए देखते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या किया भाई, मैंने बताया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सबसे पहले क्या कर दिया, एक पॉसिबिलिटी डाल दी कि सोसाइटी में क्या किए जा सकते हैं, चेंजेस लाए जा सकते हैं। ठीक है, आइडिया ऑफ इंडिविजुअल राइट्स इमर्ज किया गया कि भाई इंडिविजुअल्स की भी क्या हो सकती है, राइट्स हो सकती है। न्यू अथॉरिटी फॉर द सोशल पावर बिगिन टू डिस्कस। न्यू अथॉरिटी, भाई मोनार्की खत्म की जा सकती है, नए सिस्टम्स ऑफ द गवर्नमेंट क्या किए जा सकते हैं, एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे आइडियाज, डिफरेंट डिफरेंट तरह के आइडियाज फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या किए हैं, पूरे यूरोप को दिए। इवन पूरे वर्ल्ड ने उसको क्या किया, फॉलो किया आगे चल के।
तो कुछ ऐसे चेंजेस थे, ऐसे इम्पैक्ट थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो पूरे यूरोप पे क्या हुए पड़े। लोगों को पता चला कि नहीं, इंडिविजुअल राइट्स भी कोई चीज होती है, फ्रीडम भी कोई क्या होती है, चीज होती है। पहले लोग क्या होते थे, किंग के अंडर काम करते थे, राजा ने जो कहा वो करना है। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लगा कि नहीं, देयर इज नथिंग इज एब्सोल्यूट, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है भाई, मोनार्की सही नहीं है। यानी कि इंडिविजुअल राइट्स भी क्या होने चाहिए, होने चाहिए। इंडिविजुअल राइट्स नाम की भी कोई चीज होती है। कब पता चला? आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या किया, पूरे यूरोप में सोसाइटी को क्या कर दिए, चेंजेस ला दिए। और इन्हीं चेंजेस को मानने वाले लोगों का कई सारा ग्रुप बना, जो मैंने अभी बात की, जिनमें कुछ ऐसे लोग थे जो मानते थे कि नहीं, जो भी चेंजेस हो रही है सोसाइटी में वो क्या है, नहीं होनी चाहिए, चेंजेस नहीं होनी चाहिए, जैसे जो चल रहा है वैसे चलने दीजिए। कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, सोसाइटी में चेंजेस बहुत ज़्यादा जरूरी है, बट इतना भी फास्ट चेंज ना हो कि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट ना कर पाए। कुछ लोग का मानना था कि नहीं, चेंजेस हो, फटाक से एक ही बार चेंजेस हो, लोग तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे आगे चल के धीरे धीरे। उन्हीं लोगों के ग्रुप्स के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि कौन कौन से वो लोग थे। तो ऐसे लोग जो चाहते थे समाज में स्लो चेंजेस हो, आराम से चेंजेस हो, उनको हम लोग बोलते थे लिबरल्स, या उनको हम लोग बोलते थे, इन्हीं को बोलते हैं उदारवादी। उदारवादी ये कैसे थे, कैसे लोग थे? इनका मानना था कि सोसाइटी कैसे होनी चाहिए, एक सेकुलर सोसाइटी होनी चाहिए, फेवर द सेकुलर सोसाइटी। इनका मानना था कि सोसाइटी कैसी हो, सेकुलर हो, और लोगों के पास क्या हो, इंडिविजुअल्स राइट्स हो। सेकुलर सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स राइट। इनका मानना था कि जो अनकंट्रोल रूलर्स हैं, यानी कि जो किंग्स हैं, डायनेस्टिक रूलर्स हैं, इनको क्या होना चाहिए, खात्मा हो जाना चाहिए। ठीक है। इनका मानना था कि भैया इलेक्शन हो, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बने, एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी हो। चीजों को समझिएगा। जो लिबरल थे, उदारवादी थे, इनका मानना था कि सोसाइटी कैसी हो, सेकुलर सोसाइटी हो, राजा महाराजा का सिस्टम क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, कोई भी डायनेस्टिक रूलर ना रहे। ठीक है। इन आर्ग्यू करते थे कि भैया हमें क्या चाहिए, इलेक्शन चाहिए, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहिए, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए। ठीक है, सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इनके साथ एक कमी थी कि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को नहीं मानते थे। अगर ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को नहीं मानेंगे, मतलब ये किसको नहीं मानेंगे, ये डेमोक्रेसी को नहीं मानेंगे। अगर ये डेमोक्रेसी को नहीं मानेंगे तो ये क्या डेमोक्रेटिक होंगे? जी नहीं, ये डेमोक्रेटिक नहीं थे। अक्सर पूछता है विच आर द फॉलोइंग्स आर डेमोक्रेटिक, तो लिबरल, रेडिकल, कंजर्वेटिव। तो जो लिबरल्स हैं वो तो है ही नहीं, कंजर्वेटिव तो बिल्कुल नहीं थे, तो कंजर्वेटिव ऑप्शन में नहीं रहेगा। तो लिबरल्स क्या होंगे, ये डेमोक्रेटिक नहीं थे। एक कमी और थी इनके साथ कि ये जो वुमेन्स राइट्स है या वुमेन सफ्रेज मूवमेंट को, ठीक है, वुमेन्स को भी राइट देने के अगेंस्ट ये लोग थे। नॉर्मल सी बात, अगर डेमोक्रेटिक नहीं है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं मान रहे, तो ये क्या मानते थे कि भैया वही जो सिस्टम है, जो एवल टैक्स पे कर सकता है उसी को क्या दिया जाए, वोटिंग राइट्स दिया जाए, बाकी सबको क्या कर देते हैं, बाहर। वुमेन्स को वोटिंग राइट्स देने के अगेंस्ट ये लोग थे, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को भी ये लोग मानते नहीं थे। तो इनको, ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं उदारवादी, जो इस तरह के आइडियाज को क्या करते थे, यूरोप में फॉलो करते थे। इनका मानना था कि सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे थे जिनका मानना था कि नहीं, सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, थोड़े दूसरे तरह से होनी चाहिए। इनको हम लोग बोलते हैं रेडिकल। इनका मानना था कि सोसाइटी में चेंजेस कैसे आए, फास्ट आए, बहुत तेजी से चेंज आए। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इनको बोलते हैं उग्र उदारवादी। उग्रवादी मत समझ लीजिएगा, ये उग्र उदारवादी है, जो चाहते थे कि समाज में कैसे चेंज आए, बहुत तेजी से चेंज जाए। ऐसे लोगों को हम लोग बोलते थे रेडिकल। इनका क्या मानना था, वांटेड अ गवर्नमेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। नॉर्मल ध्यान दीजिएगा, ये वो लोग थे जो मानते थे कि सरकार कैसी हो, मेजॉरिटी से बने। भैया अगर मेजॉरिटी से सरकार बनेगी तो सरकार कैसी होगी, डेमोक्रेटिक होगी ना। डेमोक्रेसी में ही तो मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट बनती है, नॉर्मल सी बात है। अगर मेजॉरिटी की सरकार की क्या थे, सपोर्ट में थे। दूसरा, ये वुमेन की जो मूवमेंट थे, वुमेन सफरेज मूवमेंट, ये थोड़ा सा गलत हो गया, वुमेन सफरेज मूवमेंट को भी क्या करते थे, ये सपोर्ट करते थे। सफरेज मूवमेंट मतलब राइट टू वोट, जो वुमेन्स हमेशा स्ट्रगल करती थी वोटिंग राइट्स के लिए, उनको भी, उनका मानना था कि हमें भी क्या मिले, इक्वल राइट्स मिले, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले। उसके लिए जो वुमेन्स का स्ट्रगल था उसको हम लोग बोलते हैं वुमेन सफरेज मूवमेंट। तो इनको मानना था कि वुमेन्स को भी क्या मिले, वोटिंग राइट्स मिले, वुमेन्स को भी पॉलिटिकल राइट्स मिले। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अपोज द प्रिविलेज ऑफ द ग्रेट लैंड ऑनर्स। किसको अपोज कर रहे थे, प्रिविलेज ऑफ द ग्रेट लैंड ऑनर्स, मतलब बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज थे, जो बड़े बड़े लैंड ऑनर्स थे, ये इनको क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। उनका मानना था कि ये चीजें सही नहीं है।
ठीक है, नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, याद रखिएगा इनके बारे में, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे। ये ऐसे लोग थे जिनका मानना था कि नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी सोसाइटी में होनी चाहिए, सोसाइटी में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगी तो सोसाइटी रन कैसे करेगी। तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे, बट किसके अगेंस्ट थे, ये नहीं चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का क्या हो, कंसंट्रेशन इन द फ्यू हैंड ऑफ द पीपल, द कंसंट्रेशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। किसके अगेंस्ट थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का क्या ना हो, कंसंट्रेशन ना हो, किसी एक आदमी के हाथ में ही सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, ये क्या थे, उसके अगेंस्ट थे। इनका मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हो लेकिन ऐसा ना हो कि सिर्फ एक आदमी उसको ऑन कर रहा हो। ठीक है, आगे जब हम बात करेंगे जब सोशलिज्म के बारे में तो इन सब चीजों को और समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, क्या कंसंट्रेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो तो सब लोगों के हाथ में कैसे हो, तो सब लोगों के हाथ में कैसे आएगी भाई, कोऑपरेटिव बना के, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना के, किस कोई एक फैक्ट्री हो उसको कोई एक मालिक ना हो, बहुत सारे लोग उसके मालिक हो। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना के, इनका मानना था कि कोऑपरेटिव बनाया जाए, सोसाइटीज बनाई जाए। ठीक है, तीसरे लोग थे कंजर्वेटिव, इनको हम लोग बोलते हैं संरक्षणवादी। ये ऐसे लोग थे जो चाहते ही नहीं थे कि सोसाइटी में कोई भी चेंजेस आए, ये चेंजेस के क्या थे, अगेंस्ट थे। इनका मानना था कि सोसाइटी में चेंज होने ही नहीं चाहिए, सोसाइटी में चेंजेस होने ही नहीं चाहते हैं, ये चाहते ही नहीं थे कि सोसाइटी में किसी तरह का कोई चेंज आए। ठीक है, और जब सोसाइटी में चेंज नहीं चाहेंगे तो किसको अपोज करेंगे, नॉर्मल सी बात है, रेडिकल एंड लिबरल्स को ये लोग क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। इनका मानना था कि सोसाइटी में चेंजेस ही ना आए। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले तक तो एकदम कंजर्वेटिव थे, इनका मानना ही बिल्कुल भी सोसाइटी में चेंजेस नहीं चाहते थे, बट आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन को लगा कि नहीं, सोसाइटी में थोड़े बहुत चेंजेस की जरूरत है, तो थोड़े बहुत चेंजेस के लिए लोग क्या हो गए, एग्री कर गए। ठीक है, इनका मानना था कि जो पास्ट है उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, मतलब इनका मानना था कि जो पास्ट है यानी कि जो पुराना टाइम था राजा महाराजा वाला, वही समय क्या था, बहुत अच्छा था। धीरे धीरे उन्होंने चेंजेस तो अडॉप्ट किए, लेकिन इनका मानना था कि जो चेंजेस होने चाहिए सोसाइटी में बहुत स्लो प्रोग्रेस के थ्रू होने चाहिए, बहुत स्लो प्रोसेस के थ्रू होने चाहिए। ऐसे ही ना सुबह उठे और क्या करते, सोसाइटी को क्या करते, चेंज करते। ये तो इंपैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। और हम लोगों ने यूरोप की सोसाइटी देख ली, फ्रेंच रेवोल्यूशन का इंपैक्ट क्या पड़ा कि सोसाइटी में चेंजेस हो, ऐसा आइडियाज किसने डाल दिया पूरे यूरोप में, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने डाल दिया। अब ये चेंजेस किस तरह के हो, यूरोप की सोसाइटी क्या हो गई, इसको लेके 3 भाग में बढ़ गई। कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, चेंजेस बहुत तेजी से होने चाहिए और सबको एक बराबर राइट्स मिलने चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, रेडिकल नाम दे दिया। इनका मानना क्या था कि चेंजेस क्या हो, बहुत फास्ट हो और राइट्स सब किसको मिले, सबको मिले, सब लोग क्या हो, इक्वल हो। कुछ ऐसे थे जो ये मानते थे कि सोसाइटी में चेंजेस तो हो लेकिन चेंजेस कैसी हो, स्लो हो, कैसी हो, स्लो। उनको क्या बोला हम लोगों ने, लिबरल्स। हाँ, बट दिक्कत इनके साथ ये थी कि सबको एक बराबर नहीं मानते थे, ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे, चाहते थे सारी चीजें, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहते थे, इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहते थे, इलेक्शन चाहते थे, बट डेमोक्रेसी नहीं चाहते थे। तो कहोगे सर डेमोक्रेसी, अगर इलेक्शन हो रहा है तो डेमोक्रेसी क्यों नहीं है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट तो डेमोक्रेसी नहीं है, ऐसा कैसे है। तो इसको समझने के लिए आपको जाके पढ़ना पड़ेगा सिविक्स का पहला चैप्टर, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। जब आप वहाँ चैप्टर को पढ़ोगे तो इस चीज़ को यहाँ पे क्या कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे। और तीसरे ग्रुप थी भैया कंजर्वेटिव्स की। कंजर्वेटिव्स का मानना था कि भाई सोसाइटी में चेंजेस ही ना हो, बिल्कुल भी अगेंस्ट द चेंज। बट आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन्होंने सोचा कि चलो थोड़े बहुत चेंजेस हम लोग क्या कर सकते हैं, सोसाइटी में तो कर ही सकते हैं, और उन्हीं चेंजेस को देखा जाएगा तो बहुत स्लो प्रोसेस के थ्रू अडॉप्ट करने की बात इन्होंने की कि हम चेंजेस करेंगे तो, लेकिन चेंजेस कैसे होंगे, बहुत स्लो, आराम आराम से चेंजेस क्या किए जाएंगे, किए जाएंगे। चलिए अच्छी बात है, चलो कुछ तो हुआ आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, तो सोसाइटी की बात कर ली हम लोगों ने। बट अब देखिएगा यूरोप में सोसाइटी में जब आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन यूरोप में उसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हो रहा था। आप ध्यान देंगे तो 1800 के आसपास पूरे यूरोप में, पहले इंग्लैंड में, उसके बाद यूरोप में धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। बहुत जगहों पे क्या होने लगी, इंडस्ट्री सेटअप होने लगी। तो उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा पूरे यूरोप में, यहीं से सब शुरुआत होती है समाजवाद की। चीज़ों को समझिएगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से समाजवाद की शुरुआत होगी। अगर पूरे यूरोप के समाजवाद को आप समझने की कोशिश करेंगे ना, यूरोप में समाजवाद आया क्यों, किसके लिए आया, जब आप इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस समझ पाएंगे तो आप पाओगे कि पूरे इस सोसाइटी में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो कौन फेस कर रहे हैं, वर्कर फेस कर रहे हैं। और उन्हीं वर्कर्स को इक्वलिटी प्रोवाइड कराने के लिए समाज में क्या आया, समाजवाद, सोशलिज्म जैसे विचारे, क्या सोशलिज्म जैसे विचारों ने क्या किया, जन्म लिया। शुरुआत में जो समाजवाद यूरोप में आया वो किसके लिए आया था,
सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स के लिए आया था, जो फैक्ट्री वर्कर्स थे उनके लिए। बाद में धीरे धीरे समाजवाद ने अपना प्रारूप चेंज किया, अपने सारी चीजें चेंज की, उन्होंने सभी लोगों को क्या कर लिया, मर्ज कर लिया। लेकिन शुरुआत में समाजवाद जो यूरोप में आया था उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, क्या, कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनको क्या मिल जाए, इक्वलिटी मिल जाए। ठीक है, इस चीज को समझ के आप उस चीज को कनेक्ट कर पाओगे आगे चल के जब हम लोग इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड द सोशल चेंज। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस की बात करें तो यूरोप में क्या हुआ, ठीक है, धीरे धीरे यूरोप में क्या होने लगे, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, इंडस्ट्रियल सिटीज बनने लगे। द न्यू सिटीज केम अप एंड न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन वर डेवलप्ड। धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के थ्रू क्या होने लगे, धीरे धीरे नई इंडस्ट्रीज बनने लगी, नई इंडस्ट्रीज के साथ साथ नई इंडस्ट्रियल सिटीज बनने लगी। कहोगे सर इंडस्ट्रियल सिटीज क्या होती हैं? देखिए सपोज के लिए कोई इंडस्ट्री यहाँ पे खुल दी गई। अब जब इंडस्ट्री खुल गई तो इंडस्ट्री के साथ साथ भाई जो उसमें वर्कर काम करते हैं भाई वो काम भी तो करेंगे। अब वर्कर्स बार बार अपने गांव से तो आएंगे नहीं यहाँ काम करने के लिए, तो क्या किया जाता है, वर्कर्स के रहने के लिए क्या कर देते हैं, सेटलमेंट लगा देते हैं, घर बना लेते हैं, जमीन दे देते हैं, चलो भैया आप यहाँ पे रह लो। अब जब वर्कर्स रहेंगे तो भैया उनके लिए दुकानें भी तो चाहिए, खाने पीने राशन की दुकानें, वो सेटल्ड हो जाती हैं। अब जब पूरा सेटअप हो जाता है तो फिर इन वर्कर्स के लिए फेयर्स लगना, मेले लगना, टेम्पल्स बनना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या होने लगती है, धीरे धीरे सेटल होने लगती हैं। और इस तरह क्या होता है, एक इंडस्ट्री के चारों तरफ क्या हो जाती है, एक सोसाइटी बन जाती है, इसी को बोलते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, अब तो प्रॉपर सेटअप किया जा रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, कहीं भी इंडस्ट्री बनेगी तो ये पूरा प्रॉपर सेटअप के साथ ही क्या होती है, बनती है। तो धीरे धीरे क्या होने लगा, इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप होने लगे। इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कब होगा, कोई भी इंडस्ट्री डेवलप कब होगी, कोई भी इंडस्ट्री का ग्रोथ कब होगा, जब इंडस्ट्री से बने गुड्स क्या हो, मार्केट में इजीली क्या हो जाए, अवेलेबल हो जाए, और इंडस्ट्री को आसानी से क्या मिल जाए, रॉ मटेरियल मिल जाए। जब ऐसा होगा तभी इंडस्ट्रीज क्या हो जाएंगी, ग्रो करेंगी। और ये कब करेंगी भाई, मैंने अभी बताया कि इनका जो बना हुआ प्रोडक्ट है वो मार्केट में जल्दी से पहुंच जाए, जल्दी से बिक जाए, और इनके पास जल्दी से रॉ मटेरियल आ जाए। तो इसके लिए जरूरी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। और यही हुआ पूरे यूरोप में। बहुत तेजी से रेलवे का क्या होने लगा, एक्सपेंशन होने लगा, बहुत तेजी से रेलवे का एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, और रेलवे के एक्सपेंशन के साथ साथ आप देखेंगे इंडस्ट्री भी क्या होने लगी, तेजी से डेवलप करने लगी पूरे यूरोप में। बट एक चीज यूरोप में थी, ये जो इंडस्ट्रियल चेंजेस यूरोप में देखे जा रहे थे, ये इंडस्ट्रियल चेंजेस यूरोप में बहुत पॉजिटिव अप्रोच नहीं लेके हैं। ठीक है, इनका नेगेटिव पॉइंट बहुत ज्यादा रहा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो पाए। क्या होगा भैया, इंडस्ट्रियल चेंज इज नॉट अ पॉजिटिव चेंज इन यूरोप, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंज नहीं रहा। आइए देखते हैं क्या हुआ, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई। सोसाइटी वॉज नॉट रेडी फॉर दिस काइंड्स ऑफ रिवोल्यूशन। सोसाइटी इस तरह के चेंजेस, रेवोल्यूशन मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, सोसाइटी इस तरह के चेंजेस के लिए तैयार नहीं थी। अचानक से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या किया, सोसाइटी को डगमगा दिया। क्यों, देखो लोगों की आदत किस तरह की थी, हैंडमेड गुड्स की यूज करना, हैंडमेड गुड्स यूज करने की आदत लोगों की थी। अब अचानक से इंडस्ट्रीज आ गए, अचानक से कोई अपनी हैबिट तो थोड़े छोड़ नहीं सकता। यही रीजन रहा कि इंडस्ट्री बनने के बाद भी, इंडस्ट्रियल गुड्स आने के बाद भी सस्ते भी होते थे, लेकिन तब भी लोग बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करते थे, इससे इंडस्ट्री को लॉस भी बहुत होता था। बाद में वो धीरे धीरे चल के लोगों के हैबिट में बन गया। ठीक है, तो सोसाइटी वाज नॉट रेडी फॉर दीज काइंड्स ऑफ रेवोल्यूशन, सोसाइटी इसके लिए तैयारी नहीं थी। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो लोगों को लगा कि भाई इंडस्ट्री में अगर हम जाएंगे, काम करेंगे तो बहुत ज्यादा क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी, पैसा मिलेगा। और इसी वजह से आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग यूरोप में जो विलेज से किधर आ गए, सिटीज की तरफ आ गए। किस लिए, कि चलेंगे भैया हमको क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बहुत पैसा कमाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हुआ क्या, इंडस्ट्री ने क्या किया, जो भी मैन थे, वुमेन थे, चिल्ड्रंस थे, सबको कहाँ लाके पटक दिया, फैक्ट्री में लाके पटक दिया। सबको कहाँ ला दिया, फैक्ट्री में लग दिया। उस समय कोई चाइल्ड लेबर जैसे रूल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं थे कि कोई चाइल्ड लेबर मतलब इतने साल से उसका बच्चा कोई काम नहीं करेगा या वैसे वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ रूल नियम रेगुलेशन नहीं था। तो उस समय की इंडस्ट्री ने क्या कर दिया, सभी को, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सबको कहाँ ला के डाल दिया, इंडस्ट्री में ला के डाल दिया। बच्चे तक काम कर इंडस्ट्री में। क्यों, रीजन है भाई, इंडस्ट्री, यूरोप की इंडस्ट्री नई नई डेवलप हो रही थी, तो इतनी बहुत ज्यादा इंडस्ट्री तो थी नहीं, बट वर्कर्स क्या हो गए, ज्यादा हो गए। अब इससे हुआ क्या, यूरोप में अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ गई। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ी, नॉर्मल सी बात है, खाने की समस्याएं आएंगी, लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो फूड परचेज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ये वजह बनी कि एक घर के सभी लोग क्या करने लगे, वर्क करने लगे। भाई किसी तरह काम करें, किसी तरह क्या हो जाए, हमारे पास पैसा है तो किसी तरह हमारा क्या हो, पेट भरे।
वही हुआ पूरे यूरोप में। इंडस्ट्रियल चेंजेस के बाद से ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। वर्किंग आवर्स वर्कर्स के क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। जो फैक्ट्री ओनर्स थे वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते थे, उनको क्या मतलब था वर्कर्स से, इसलिए उन्होंने क्या किया, वर्कर्स जब काम करने आते थे तो कंडीशन रख दी, भाई वर्किंग आवर्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे और सैलरी इतनी मिलेगी, काम करना है करो, नहीं तो सामने वाला खड़ा है काम करने के लिए। क्योंकि उस समय वर्कर्स बहुत ज़्यादा थे, डिमांड एंड सप्लाई का चेन खराब हो गया था। भाई वर्कर्स की डिमांड फैक्ट्री में कम थी बट मार्केट में वर्कर्स ज़्यादा थे, इस वजह से भाई वर्कर्स को हर कंडीशन पे काम करने के लिए क्या होना पड़ा, राजी होना पड़ा। और यही रहा कि वर्किंग आवर्स क्या हो गए, वर्कर्स के बहुत ज़्यादा हो गए, बट जो वेजेस थे, जो उनकी सैलरी थी वो क्या हो गई, पुअर, बहुत ही खराब, कोई भी सैलरी नहीं। 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे काम करने के बाद भी सैलरी नहीं। इवन मेल्स मैन एंड वुमेन्स की जो सैलरी थी वो भी डिफरेंस थी। अगर मेल वही काम 18 घंटा कर रहा है, 10 घंटा कर रहा है तो उसकी सैलरी अलग है, वुमेन्स कर रही है तो उसकी सैलरी अलग है। अगर बच्चे कर रहे हैं तो उनको सैलरी अलग। अगर मेल को 100 रुपीज़ मिल रही है, वुमेन को तो फिर 70 या 50 रुपीज़ मिलेगी और बच्चे को वही 20 से 30 रुपये। एक नॉर्मल सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह के वजह थे, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन, मैंने बताया अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, कॉमन हो गया। भाई गांव से बहुत सारे लोग कहाँ आ गए, शहर में आ गए कि भाई इंडस्ट्री में काम करेंगे, बहुत ज़्यादा क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला था नहीं। तो बहुत सारे लोग गांव से कहाँ आ गए, शहरों में आ गए। इससे हुआ क्या, भाई शहर उतना ज़्यादा डेवलप तो था नहीं कि सबको क्या देते, घर देते, इसलिए लोग क्या करने लगे, भाई हाउसिंग एंड सैनिटेशन की प्रॉब्लम आने लगी। पूरे शहरों में किसकी प्रॉब्लम आने लगी, हाउसिंग एंड सैनिटेशन। लोग झुग्गी झोपड़ी स्लम एरियाज बना के रहने लगे जहाँ पे साफ सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। तो हाउसिंग एंड सैनिटेशन की प्रॉब्लम कहाँ आने लगी, यूरोप में आने लगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हुई किसके बाद, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। कहाँ पे, यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। सर प्रॉब्लम्स तो आ रही है ना, तो अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ लोग थे जो समाज में परिवर्तन चाहते थे, जिनको हम लोग बोल रहे थे रिवोल्यूशनरी, रेडिकल, जो चाहते थे, जो वर्कर्स का साथ देना चाहते थे, जो चाहते थे समाज में चेंजेज आए, जो चाहते थे सबको इक्वलिटी मिले, वो लोग कहाँ थे इन सारी प्रॉब्लम्स को देख के, यही पे थे। द रोल ऑफ नेशनलिस्ट एंड रिवोल्यूशनरीज। नेशनलिस्ट और रिवोल्यूशनरी, अभी तो लिबरल और रेडिकल बोल रहे थे सर, अभी नेशनलिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी कौन हो गए, भाई वही लिबरल्स और रेडिकल ही हैं जिनको हम लोग नेशनलिस्ट और रिवोल्यूशनरी ही बोल रहे हैं, ठीक है। ये कौन है, वही लिबरल्स एंड रेडिकल्स हैं, लिबरल्स एंड रेडिकल। जैसे कि मैं एक टीचर भी हूँ, ठीक है, दोस्त भी हूँ, दोनों हो सकता हूँ ना। उसी तरह भैया ये जो लिबरल्स और रेडिकल हैं, जब ऐसा काम करने लगे जिससे सोसाइटी में क्या आ जाए, चेंजेस आए, क्या बन गए वो, रिवोल्यूशनरी बन गए। रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सडन एंड विजिबल चेंज। तो जो सडन एंड विजिबल चेंज लाए सोसाइटी में वो क्या कहलाता है, रिवोल्यूशनरी कहलाता है। तो अगर इन्होंने वो काम करने लगे तो ये क्या बन गए, रिवोल्यूशनरी बन गए, क्योंकि सोसाइटी में क्या लाना चाह रहे थे, चेंजेस लाना चाह रहे थे, नॉर्मल सी बात है। यही लोग आगे चल के क्या बन गए, रिवोल्यूशनरी। नेशनलिस्ट कैसे बने, भाई जो देश के लिए सोचेगा वो क्या बन जाएगा, नेशनलिस्ट बन जाएगा। अगर मैं देश के लिए सोचूं तो मैं भी नेशनलिस्ट हूँ, टीचर होने के साथ साथ मैं क्या हूँ, एक नेशनलिस्ट भी हूँ। अगर मैं सोसाइटी में चेंजेस लाना चाह रहा हूँ, सोसाइटी में चेंजेस ला रहा हूँ, तो एक टीचर होने के साथ साथ मैं क्या हूँ, एक रिवोल्यूशनरी भी हूँ। उसी तरह यही लिबरल्स और रेडिकल ही है जो आगे चलकर क्या बन जाते हैं, हम लोग नेशनलिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या कर रहे थे भाई ये लोग, इनको भी तो देखना था। दे आर अपोजिंग द गवर्नमेंट गोइंग ऑन द यूरोप। ये वो लोग थे जो क्या कर रहे थे, ठीक पहले रोल्स एंड लिबरल्स एंड रेडिकल देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। तो जो ये प्रॉब्लम्स हो रही थी, थोड़ा सा स्किप हो गया था एक स्लाइड। तो ये जो प्रॉब्लम्स हो रही थी वर्कर्स के साथ, तो ये लिबरल्स एंड रेडिकल कर क्या रहे थे भाई, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो चाहते ही थे कि सबको इक्वलिटी मिले। तो काम क्या कर रहे थे, ऑल इंडस्ट्री वर द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल्स। आप देखेंगे जितनी भी इंडस्ट्री थी किसकी प्रॉपर्टी थी, इंडिविजुअल्स की थी। इवन लिबरल्स एंड रेडिकल खुद, ये जो लिबरल्स एंड रेडिकल है इनके पास खुद प्रॉपर्टी थी, इन्होंने खुद ओवरसीज ट्रेड करके फैक्ट्री डाल के बहुत सारे पैसे कमाए थे। ये कैसे इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट हो सकते हैं, नॉर्मल सी बात है, इनके अगेंस्ट होना इनके बस की बात तो थी नहीं, क्योंकि इनके पास खुद इंडस्ट्री थी, इनके पास खुद वेल्थ था। अगर ये जाते तो ये खुद अपने खिलाफ जाते, ठीक है। इन्होंने भी खूब पैसा कमाया था
ओवरसीज ट्रेड करके। बट लिबरल्स और रेडिकल में एक खास बात थी, वो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते थे, ठीक है। उनका मानना था कि जो वर्कफोर्स है, ठीक है ना, इन द इकोनॉमिक शुड बी हेल्दी। ये जो वर्कफोर्स है जो हमारे लिए काम कर रही है, जो हमारे फैक्ट्री में काम कर रही है, वो क्या होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। एंड सिटीजन टू बी एजुकेटेड, और जो सिटीजन्स हैं या फिर जो हमारे वर्कर्स हैं वो कैसे होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए, एजुकेटेड। अपोज द प्रिविलेज ऑफ द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी, और ये जो ओल्ड एरिस्टोक्रेसी थी ना, उसके भी क्या थे, अगेंस्ट थे। एरिस्टोक्रेसी सोसाइटी में जो अमीर लोगों का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलता है, एरिस्टोक्रेसी, ठीक है, एरिस्टोक्रेट्स बोलते हैं। तो एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट थे। बिलीव इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड द एंटरप्राइजेस। इनका मानना था कि जो इंडिविजुअल्स, लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, ठीक है, उनकी वैल्यूज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो क्या है, यूजलेस हैं। इनका मानना था कि जो सोसाइटी है, जो इंडस्ट्री है उसमें जो वर्कर्स हैं वो कैसे होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए। अगर वर्कर्स हेल्दी होंगे तभी तो हमारे लिए ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, तभी हमारे लिए क्या होंगे, ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, ठीक है। अगर एजुकेटेड होंगे तो हमारे लिए क्या होंगे, ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे। तो दूसरे इंडस्ट्रीज की तुलना में लिबरल्स और रेडिकल कैसे थे, ऐसे थे जो चाहते थे कि वर्कर्स के साथ क्या हो, अच्छा हो। और यही रीजन था, जहां भी लिबरल्स और रेडिकल पहुंचते थे वहां पे वर्कर्स की क्या लग जाती थी, भीड़ लग जाती थी। क्यों लग जाती थी, क्योंकि ये उन वर्कर्स के राइट्स के बारे में क्या करते थे, बातें करते थे, उनको समझाते थे। दैट इज द रीजन, ओके। द रोल ऑफ नेशनलिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी, मैंने अभी बताया था कि नेशनलिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी का इसमें क्या रोल था। वही लिबरल्स और रेडिकल ही आगे चल के क्या है, नेशनलिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी बनेंगे। रिवोल्यूशनरी जो सोसाइटी में चेंजेस चाहेंगे, जो सोसाइटी में चेंजेस कौन चाह रहा है, लिबरल्स एंड रेडिकल ही तो चाह रहे हैं। नेशनलिस्ट मतलब जो चाहे देश के का हो, देश का क्या हो, ग्रोथ हो। देश का ग्रोथ कौन चाह रहा है, वही तो चाह रहे हैं। जो चाहेंगे उनको क्या बोलेंगे, नेशनलिस्ट बोलेंगे। तो कैसे चाह रहे थे भाई, जो उनका मानना था कि जो गवर्नमेंट है ये यूरोप में, ठीक है ना, दे वर अपोजिंग द गवर्नमेंट गोइंग इन द यूरोप। यूरोप में जो गवर्नमेंट थी वो क्या कर रहे थे, उसका अपोज कर रहे थे। भाई गवर्नमेंट का अपोज कौन करेगा, जो नेशनलिस्ट होंगे। कौन थे, लिबरल्स एंड रेडिकल। कंजर्वेटिव तो बिल्कुल नहीं चाहते थे ना। अभी हम लोग लिबरल्स और रेडिकल बारे में पढ़ा ना, कि लिबरल्स चाहते थे कि इलेक्शन हो, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, वहीं रेडिकल चाहते थे कि कैसी हो, मेजोरिटी गवर्नमेंट हो। तो वो तो चेंजेस चाहते थे। जब जो चेंजेस चाहेंगे नेशन के लिए तो रिवोल्यूशनरी भी बन जाएंगे, और नेशन के डेवलपमेंट की बात करेंगे तो क्या बन जाएंगे, नेशनलिस्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो ये किसका मानते थे कि भैया जो यूरोप में गवर्नमेंट है ना वो क्या होनी चाहिए, बदलनी चाहिए। मोनार्की क्या होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए, ठीक है ना। wanted to resolution on put and the end of the monarchical government in the Europe in 1815। इनका मानना था कि जो मोनार्कियल गवर्नमेंट है यूरोप में उसका क्या होना चाहिए, खात्मा हो जाना चाहिए। तो इसके बारे में अभी हमने बात की थी, ठीक है। रिवोल्यूशनरी इन फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया वर्क ओवर टू द एग्जिस्टिंग मोनार्की। और इसी तरह के जो रिवोल्यूशनरी थे पूरे यूरोप में जगह जगह वो क्या कोशिश कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे कि यूरोप से मोनार्की को क्या किया जाए, खत्म किया जाए, और वहां पे कैसी गवर्नमेंट ला दी जाए, डेमोक्रेटिक। कैसी गवर्नमेंट ला दी जाए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ला दी जाए, ठीक है। इसी तरह के एक रिवोल्यूशनरी थे गिज़िप मज़ीनी इटली के, जिन्होंने इटली को आज़ाद कराने की बहुत कोशिश की। फाइनली ये तो आज़ाद नहीं करा पाए, इटली को एक नेशन नहीं बना पाए। याद करिएगा, इटली को क्या नहीं बना पाए, नेशन नहीं बना पाए। सर नेशन नहीं बना पाए मतलब क्या, उससे पहले वहाँ पे नेशन नहीं हुआ करते थे क्या? नहीं, नेशंस नहीं होते थे, क्योंकि मैंने बताया था मोनार्क होते थे। मोनार्क मतलब किंग, और किंग का क्या होता है, किंग का होता है किंगडम। तो राजा और उसका राज्य होता था, नेशन नहीं होता था। तो उस समय के जो लोग थे, उस समय के जो रिवोल्यूशनरी थे और जो नेशनलिस्ट थे, वो क्या चाहते थे कि यही किंग और किंगडम का कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, खत्म हो जाए, और क्या बन जाए, नेशन बन जाए। और उसी की तर्ज पे गिज़िप मज़ीनी ने काम किया। वो इटली के एक रिवोल्यूशनरी थे तो इटली के, लेकिन इनकी चर्चा पूरे यूरोप में थी, ठीक है। ही वॉज वेरी फेमस, इनके आइडियाज भी बहुत फेमस थे। 1815 के आसपास आप देखेंगे। फाइनली ये चाहते थे कि इटली एक नेशन बन जाए, बट इनके रहते इटली नेशन नहीं बन पाया। आप जब क्लास 10th में जाएंगे तो जब आप पढ़ेंगे तो नेशनलिज्म इन यूरोप, तब आप चीज़ को यहाँ पे कनेक्ट कर पाओगे। गिज़िप मज़ीनी के बारे में पढ़ोगे कि उन्होंने क्या क्या किया,
और कैसे नेशन स्टेट्स बने यूरोप में। फिलहाल यहाँ पे तो हम लोग को नहीं समझना है, यहाँ पे बस हम लोग को जानना है कि इस रेवोल्यूशन ने क्या चेंजेस लाया पूरे यूरोप में और रशिया का रेवोल्यूशन कैसे हुआ इस समाजवाद की वजह से। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, समझेंगे। तो ये रिवोल्यूशनरी और नेशनलिस्ट का रोल था जो ये चाहते थे पूरे यूरोप में हो। उनमें एक नेशनलिस्ट जो थे उनका नाम क्या था, गिजिप मजीनी, इवन ये रिवोल्यूशनरी भी थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। अब देखिए कुल मिला जुला के जो काम हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, उन वर्कर्स के लिए हो रहा है जिन वर्कर्स की कंडीशन क्या है, खराब है। लोग किसके लिए, किसकी बात कर रहे हैं, रिवोल्यूशनरी किसकी बात कर रहे हैं, रिवोल्यूशनरी बात कर रहे हैं वर्कर्स की, नेशनलिस्ट बात कर रहे हैं वर्कर्स की, यानी कि लिबरल्स एंड रेडिकल किसकी बात कर रहे हैं, वर्कर्स की कंडीशन सुधारने की। तो यूरोप में समाजवाद के आने का मुख्य कारण क्या रहा, उन वर्कर्स की कंडीशन को क्या करना, इंप्रूव करना, सुधारना। ठीक है, तो कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। ठीक है, सोशलिज्म की मैं बात करूं तो सोशलिज्म लगभग 19वीं शताब्दी में, मिड 19 में मेरे ख्याल से, हाँ मिड 19 सेंचुरी में सोशलिज्म ने क्या किया, एक पूरा अटेंशन ग्रैब करना स्टार्ट किया पूरे यूरोप में। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये सोशलिज्म है क्या, समाजवाद है क्या। ठीक है, और एक और कॉन्सेप्ट इससे जुड़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं साम्यवाद, कम्युनिज्म। दोनों के बारे में बात करते हैं, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म के बारे में। सोशलिज्म की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, फाइनली आप पढ़ेंगे, द पॉलिटिकल आइडिया दैट इज बेस्ड ऑन बिलीव दैट ऑल पीपल्स आर इक्वल एंड द मनी एंड प्रॉपर्टी शुड बी इक्वली डिवाइडेड। समाजवाद कहता क्या है, सोशलिज्म इन यूरोप हम लोग कब से पढ़ रहे थे, इन जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, अब चीजों को कनेक्ट करके देखो। समाजवाद कहता क्या है, समाजवाद कहता है कि समाज में सभी लोग क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बराबर। और समाज में जो भी रिसोर्स है लोग कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और जो भी रिसोर्स है वो सब में क्या होना चाहिए, जितने भी समाज में लोग हैं सब में क्या होना चाहिए, इक्वली डिवाइडेड हो जाना चाहिए। यानी कि समाज में कोई गरीब ना रहे, कोई अमीर ना रहे। समाजवाद क्या कहता है, समाजवाद कहता है कि इज अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। समाजवाद प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या है, अगेंस्ट है। क्या समाजवाद नहीं चाहता प्राइवेट प्रॉपर्टी रहे, बिल्कुल नहीं चाहता समाजवाद की प्राइवेट प्रॉपर्टी रहे। कैसी प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी एक आदमी के हाथ में प्राइवेट प्रॉपर्टी के क्या था, अगेंस्ट था समाजवाद। समाजवाद कहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी नहीं चाहिए, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी किसी एक आदमी के हाथ में होनी नहीं चाहिए। ये किसके पास होनी चाहिए, समाज के पास होनी चाहिए। किसके पास होनी चाहिए, समाज के पास। कोई एक आदमी किसी चीज का मालिक ना हो, जितने भी रिसोर्स हैं उसका, उस पर जो मालिकाना हक हो किसका हो, पूरे समाज का हो। ये किसका आइडिया था, ये समाजवाद था जो नॉर्मली यूरोप में आने वाला था। यूरोप में मैंने अभी बताया ना, इंडस्ट्रीज हो रही थी तो फैक्ट्री ओनर्स अमीर होते जा रहे थे और वर्कर्स क्या हो रहे थे, गरीब। वर्कर्स की कंडीशन खराब। उन्हीं की कंडीशन को सुधारने के लिए विचार यूरोप में जन्म लिया। उनका मानना था कि जो ये इंडिविजुअल प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑनर्स हैं ये नहीं होने चाहिए। जब तक ये इंडिविजुअल रहेंगे तब तक ये समाज का क्या करते रहेंगे, शोषण करते रहेंगे। डेट्स वाई हमें क्या चाहिए, एक ऐसी सोसाइटी चाहिए जहां पर जो रिसोर्सेज है उस पर सब लोग का क्या हो, बराबर हक हो, समाज का क्या हो, बराबर हक हो। अगर आप समाजवाद को देखेंगे तो समाजवाद क्या चाहता है, समाजवाद किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं करता है कि इस व्यक्ति को ये मिल जाए, उस व्यक्ति को ये मिल जाए, नहीं। समाजवाद बात करता है समाज के बारे में। व्यक्ति से ज्यादा समाज में इक्वेलिटी हो। एक आदमी एक पर्सन के बारे में नहीं बोलता है, बोलता है कि पूरा समाज में क्या हो, इक्वेलिटी है। तो व्यक्ति से ज्यादा किसको महत्व देता है समाजवाद, एक पर्सन से ज्यादा समाजवाद महत्व देता है सोसाइटी को। इसका मानना है कि जब सोसाइटी इक्वल हो जाएगी तो सब अपने आप क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो समाजवाद क्या कहता है, समाजवाद कहता है कि सोसाइटी कैसी हो, ऐसी हो जहां पर सभी लोग क्या हो, इक्वल हो, और जितने भी रिसोर्स हैं वो सब में क्या कर दिए जाए, इक्वली डिवाइड कर दिए जाए। ये समाजवाद का छोटा सा डेफिनेशन है, क्लियर है। इसी के साथ साथ एक और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो इस पूरे चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, उसको हम लोग बोलते हैं साम्यवाद, कम्युनिज्म। कार्ल मार्क्स का ये विचारधारा है, ठीक है। क्या कहता है कम्युनिज्म, क्या कहता है, देखिए सोशलिज्म और कम्युनिज्म दोनों जो है ना वो व्यक्ति से ज्यादा समाज को महत्व देते हैं। उन दोनों लोग का मानना है कि समाज क्या हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। लेकिन समाजवाद क्या कह रहा है, समाजवाद कह रहा है कि भाई सब में इक्वली बांट दीजिए, ठीक है। अभी इक्वली बांटेगा कौन, नॉर्मल सी बात है, स्टेट की हेल्प लीजिए, राज्य। कोई एक आदमी तो ऐसा कर नहीं सकता ना, तो जो राज्य होगा, जो गवर्नमेंट होगा, क्या होगा, इसको बांटेगा। बट कम्युनिज्म क्या कहता है, द पॉलिटिकल आइडिया बेस्ड ऑन विच द स्टेट ऑन एंड कंट्रोल ऑल द फैक्ट्रीज। इनका मानना है कि जो गवर्नमेंट है
जो स्टेट है वो क्या करे, सब कुछ कंट्रोल करे, एंड एम टू ट्रीट एवरीवन इक्वली, और सबको क्या करे, इक्वली ट्रीट करे। दोनों में लगभग दोनों को डेफिनेशन जब आप पढ़ोगे तो लगेगा सब कुछ सेम है, लेकिन सेम नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। चीजों को देखिएगा, इनका मानना था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए, किसी एक आदमी के हाथ में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी हो लेकिन किसके पास हो, पूरे समाज के पास हो। बट ये जो थे इनका मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो प्रॉब्लम समाज में जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑनर्स हैं। तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के फुल्ली अगेंस्ट है। इनका मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी नहीं चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट होने ही नहीं चाहिए, समाज में सभी लोग क्या होने चाहिए, बराबर। समाजवाद ने समाज में सभी को क्या किया, बराबर कर दिया, कि समाज में कोई वर्ग डिवीजन नहीं किया, समाज में कोई भी क्लास डिवीजन सोशलिज्म में नहीं किया। बट कम्युनिज्म ने कहा कि समाज में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जो रिच हैं, जो अमीर हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और दूसरा वो जो पुअर है या वे लोग जो शोषण कर रहे हैं, दूसरे वे लोग जो शोषित हो रहे हैं। समाज में क्या है, सिर्फ दो ही तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं। वहीं समाजवाद सबको इक्वल ट्रीट कर रहा है, किसी तरह का भी कोई क्लास डिवीजन नहीं कर रहा है समाज में। लेकिन साम्यवाद क्या कहता है, कि साम्यवाद कहता है कि समाज में दो तरह के लोग ही हैं, एक अमीर और एक गरीब। एक वे जो शोषण कर रहे हैं यानी कि इंडस्ट्रीज, और एक वो जो शोषित हो रहे हैं। इनका मानना है कि समाज में इक्वलिटी कब आएगी, समाज में इक्वलिटी तब आएगी जब ये इंडस्ट्रीज क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और ये इंडस्ट्रीज खत्म कब होंगे, इंडस्ट्रीज तभी खत्म होंगे जब क्या होगा, क्लास स्ट्रगल होगा। क्लास स्ट्रगल मतलब ये जो क्लास है, अमीर और गरीब की क्लास, ठीक है, शोषण और शोषित होने वाले की क्लास, इन दोनों में जब क्लास स्ट्रगल होगा, जब दोनों में झगड़ा होगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो सोसाइटी बनेगी वो कैसी बनेगी, इक्वल सोसाइटी बनेगी। पूछा गया कैसे, तो इन्होंने बताया कि भाई इक्वलिटी तब होगी जब इन दोनों क्लास में स्ट्रगल होगा। तो क्या होगा भाई, जो पॉपुलेशन में ज्यादा है वो क्या करेंगे, जो पॉपुलेशन में कम है उनको मार देंगे। यानी कि भाई इंडस्ट्रीज कितने होंगे, थोड़े बहुत ही होंगे ना, 10, 15, 20, 50, लेकिन गरीब कितने होंगे, लाखों में होंगे। तो जब दोनों में क्लास स्ट्रगल होगा तो जीतेगा कौन, नॉर्मल सी बात है, जो पुअर पीपल है, जो शोषित लोग हैं, वो क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे। और इस तरह क्या हो जाएगी, पूरे के पूरे प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑनर्स, इंडस्ट्रीज क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, समाज में क्या आ जाएगी, इक्वलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो समाजवाद कोई भी क्लास स्ट्रगल की बात नहीं करता, लेकिन सोशलिज्म किस तरह के क्लास स्ट्रगल की बात नहीं करता, लेकिन कम्युनिज्म क्या करता है, बात करता है। तो कॉमन लैंग्वेज में बस समझ लीजिए कि समाजवाद कहता है कि सोसाइटी क्या होनी चाहिए, सोसाइटी में सब इक्वलिटी होनी चाहिए प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। ठीक है, और साम्यवाद का ये कम्युनिज्म का ये कॉन्सेप्ट रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। फिलहाल मैं सोच रहा था कि ये समाजवाद और साम्यवाद जैसे विचारधाराएं हैं, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये तो आइडियोलॉजी है, इनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए सोसाइटी में। कोई भी विचार जो आता है अचानक से थोड़े कि मैंने उठा के से फेंक दिया, समाज में इम्प्लीमेंट हो गया, नहीं भाई, इम्प्लीमेंट करने के क्या तरीके होने चाहिए ना। समाजवाद क्या कह रहा है, समाजवाद कह रहा है कि सोसाइटी में क्या होना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए सोसाइटी में, क्या चाहिए, कोऑपरेटिव। मैंने भी बताया समाज में क्या होना चाहिए, किसी एक आदमी के हाथ में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होगी तो क्या होगी, किसी एक आदमी के हाथ में कोई भी प्रॉपर्टी ना हो। तो इसके लिए क्या करें हम लोग, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना दें। एक फैक्ट्री बहुत सारे शेयर होल्डर बना दें, बहुत सारे मालिक बना दें, तो प्रॉफिट होगा तो सबको मिलेगा, लॉस होगा तो सबका होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो समाजवाद कहता है कि, समाजवाद क्या कहता है कि सोसाइटी कैसे होनी चाहिए, कोऑपरेटिव होनी चाहिए। और यही चीज हम लोग देखने को मिलेगा कि भाई ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो कैसे बनाई जाए सोसाइटी में, समाजवाद को कैसे स्टैब्लिश किया जाए। तो समाजवाद को स्टैब्लिश करने का एक ही तरीका है क्या, कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना जाए, बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाए, जिससे समाजवाद क्या हो जाए, स्टैब्लिश किया जा सके सोसाइटी में। अब दूसरा कंडीशन ये है कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो बनाए कौन। तो इस चीज को लेकर समाज में दो तरह के लोग हमको देखने को मिलते हैं। एक वे लोग जो मानते हैं कि समाज में, सोसाइटी में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको कौन बनाएगा। तो एक वर्ग का मानना था कि भैया जिनके पास पैसे हैं, ठीक है ना, जो रिच इंडिविजुअल्स हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, उनका ही ये फर्ज बनता है कि वो क्या करें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाएं, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी पे लगभग सबको क्या दे, इक्वल राइट्स दे।
आइए देखते हैं कौन कौन। तो ग्रुप ए था वांटेड अ कोऑपरेटिव सोसाइटीज बी बिल्ड बाय द रिच इंडिविजुअल्स, जिनका मानना था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज किसके द्वारा बनाई जाए, रिच इंडिविजुअल्स के द्वारा बनाई जाए। एग्जाम्पल में देखिएगा रॉबर्ट ऑन थे, ये भी एक इंडस्ट्रिस्ट थे, इन्होंने खुद एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जिसका नाम रखा न्यू हार्मनी इन इंडियाना, जहाँ पे उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी बनाने की कोशिश की जहाँ पे सारे वर्कर्स क्या हो, एक बराबर एक समान रह सके। वही अगर मैं दूसरी बात करूं, ग्रुप 2 की मैं बात करूं, तो यहाँ पे वैसे लोग थे जिनका मानना था कि भाई रिच इंडिविजुअल्स नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने का जो काम है वो किसका है, वो गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट को कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होनी चाहिए, बनानी चाहिए। तो वांटेड अ कोऑपरेटिव बिल्ड बाय द गवर्नमेंट, कौन थे, लुइस ब्लैन। इनका मानना था कि कोऑपरेटिव कौन बनाए, गवर्नमेंट बनाए। तो समाजवाद जब समाज में आया तो समाजवाद एक सॉल्यूशन लेके आया कि भैया समाज में इक्वलिटी कैसे आएगी, वर्कर्स की कंडीशन कैसे सुधरेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं, हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाते हैं जिसमें सभी लोग क्या हो, इक्वल हो, जिसमें सभी लोग क्या हो, मिलकर पार्टिसिपेट करें। तो प्रॉफिट हो तो सबका हो, लॉस हो तो सबका हो। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन बनाए, इसको लेके फिर दो तरह के लोग आगे मार्केट में। एक का मानना था कि भाई ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज मस्ट बी बिल्ड बाय द रिच इंडिविजुअल्स, कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो रिच इंडिविजुअल्स द्वारा बनाई जानी चाहिए। और एक का मानना था कि नहीं सर, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है किसके द्वारा बनानी चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जानी चाहिए। समाजवाद कैसे आएगा समाज में, देखा पूरे यूरोप में समाजवाद ने कैसे जन्म लिया। एक कंडीशंस बनी वर्कर्स एंड इंडस्ट्रीज के बीच में, जिसने एक नए विचार को जन्म दिया, जिसने बोला कि समाज में क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्वालिटी कैसे होगी, तो उस विचार ने बोला, जो विचार समाजवाद नामक विचार था, उसने बोला कि ये इक्वालिटी कब होगी, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, जो रिसोर्स है उस पर सबका क्या हो, बराबर हक हो, कोई एक आदमी मालिक ना हो। तो एक आदमी मालिक नहीं हो तो कैसे होगा, तो कोऑपरेटिव बनाओ ना, एक आदमी मत मालिक बनाओ, 10 लोगों को मालिक बना लो, लॉस हो तो 10 लोगों का, नुकसान हो तो 10 लोगों का, सबका फायदा है। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाए कौन, तो उसको लेके भी दो मत थे, ग्रुप 1 और ग्रुप बी। ये चीजें नॉर्मली मैंने आपको समझा दी, मैं भी शायद आपको चीजें समझ में आई हो, ना समझ में आई हो, जो भी चीज जहां पे समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि उसको और इजीली आपको क्या कर सकूं, समझा सकूं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। मुझे लगता है कि नेक्स्ट पार्ट को पढ़ने से पहले, चलिए नेक्स्ट पार्ट पढ़ लेते हैं, इसके बाद चलिए इसको पढ़ लेते हैं। अब समाजवाद यूरोप में आ गया, तो यूरोप में समाजवाद धीरे धीरे जब फैलने लगा तो ऐसा नहीं था कि समाजवाद को सपोर्ट नहीं मिला, बहुत सारे लोगों ने समाजवाद को क्या किया, सपोर्ट भी किया। आप देखेंगे इन 1870 सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप, पूरे यूरोप में क्या हो गया, सोशलिज्म क्या होने लगा, फैलने लगा, अटेंशन पा गया सोशलिज्म, बहुत ज़्यादा उसको प्रायोरिटी दी जाने लगी। ठीक है, और इसी तर्ज पे देखिएगा जो सोशलिस्ट थे उन सब लोगों ने मिलकर एक इंटरनेशनल बॉडी बना दी, एक इंटरनेशनल पार्टी समझ सकते हैं बना दी, इसका नाम क्या रखा, सेकेंड इंटरनेशनल रखा। क्या नाम रखा, सेकेंड इंटरनेशनल। इवन इंटरनेशनल तो हुआ ही हुआ, इसके अलावा बहुत सारे स्टेट, बहुत सारे देश में भी समाजवादी पार्टी बनने लगी, सॉरी समाजवाद, हाँ समाजवाद आ गया और बहुत सारी ऐसी पार्टियां बनी जिसको हम लोग समाजवादी पार्टी बोलते हैं। नॉर्मल सी बात देखेंगे, जर्मनी में देखेंगे तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी, ये भी सोशलिस्ट पार्टी थी। ठीक है, वहीं आप ब्रिटेन में देखेंगे तो लेबर पार्टी बनी, जो आज भी चलती है, बहुत फेमस पार्टी ब्रिटेन में। ठीक है, तो ट्रेड यूनियंस और सोशलिस्ट ने मिलकर क्या किया, लेबर पार्टी बनाया। ठीक है, इसी तरह पूरे यूरोप में जगह जगह क्या होने लगे, सोशलिस्ट आइडियाज बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज बनने लगी। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस टिल 1914, 1914 में फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी बनी। देयर आइडियाज डिड शेप द लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट वाज, ठीक, तो नॉर्मल सी बात है। तो लगभग पूरे यूरोप में जगह जगह देखेंगे तो समाजवादी विचार ने क्या किया, सबको इम्प्रेस किया। समाजवाद लोग जो थे, सोशलिस्ट लोग थे, उन्होंने समाजवाद फैलाने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम रखा सेकेंड इंटरनेशनल। और समाजवाद जैसे जैसे फैला, आप देखेंगे पूरे यूरोप में, जर्मनी में भी सोशलिस्ट पार्टी बनी, SDP। ठीक है, वहीं अगर मैं ब्रिटेन की बात करूँ तो वहाँ भी सोशलिस्ट और लेबर्स यूनियन ने मिलकर, सॉरी सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियन ने मिलकर लेबर पार्टी बनाई, सबसे फेमस पार्टी आज भी हम लोग जानते हैं।
ठीक है। जब इसकी सरकार बनी थी तभी भारत में क्या आई था, आज़ादी आई थी, ठीक है। तो इसकी भी कहानी है, बताएंगे कभी। सोशलिज्म को लगभग आप देखेंगे पूरे यूरोप में क्या हो रहा है, रेस्पेक्ट मिल रहा है, लगभग पूरे यूरोप में सोशलिस्ट पार्टीज बन रही हैं। लेकिन आप एक चीज जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि इतना ज्यादा अटेंशन मिलने के बाद भी सोशलिज्म को कहीं भी कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं बनी जो क्या फुल्ली सोशलिस्ट हो। कोई भी फुल्ली सोशलिस्ट गवर्नमेंट नहीं बनी। अभी भी स्टिल जो गवर्नमेंट थी पूरे यूरोप में वो कौन सी थी, वो कंजर्वेटिव लोगों की ही थी। कैसी थी, कंजर्वेटिव लोगों की। इतने स्ट्रगल के बाद, सोशलिज्म को इतना फैलाने के बाद भी आप देखेंगे 1870 तक कोई भी यूरोप में, सॉरी 1914 पूरा ये जो पूरा 1919 तक आप देखेंगे, आके देखेंगे तो कोई भी सोशलिस्ट गवर्नमेंट नहीं बनी, ठीक है। चलिए ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे, यहाँ तक हम लोग आज रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो लेक्चर जैसे जैसे लंबा होगा तो आपको भी प्रॉब्लम होगी, तो इसको हम लोग यही खत्म करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे द रशियन रेवोल्यूशन। तो अब हम लोगों ने इसका एक फेज पढ़ लिया है, ठीक है। सोशलिज्म इन यूरोप हम लोगों ने समझ लिया कि यूरोप में समाजवाद कैसे आया। अब हमको ये समझना है कि समाजवाद ने रशियन रेवोल्यूशन कैसे करा दिया, ठीक है। पूरे समाज में समाजवाद ने यूरोप में आकर तो अपना झंडा गाड़ दिया, लेकिन अब यही वो समाजवाद है जो यूरोप में क्या करेगा, रशियन रेवोल्यूशन करेगा। और यही रशियन रेवोल्यूशन होगा और रशिया क्या हो जाएगा, उस समय तो यूएसएसआर था, यूएसएसआर टूट के किसमें बदल जाएगा, रशिया में बदलेगा और 13-15 अदर कंट्रीज भी बनेंगी, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए थैंक यू आप सभी को। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को, और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम लोग बात करेंगे द सोशलिज्म इन द रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।